नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नज़र डाल रहे हैं जो किसी भी समाज को सच में झकझोर सकती है। हम्म। एक पत्रकार जो अपने इलाके की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा था, स्थानीय मुद्दों पर, गड़बड़ियों पर बेबाकी से रिपोर्टिंग कर रहा था। बिल्कुल। वो अचानक एक रात गायब हो जाता है। परिवार परेशान, खोज शुरू होती है और फिर 10 लंबे दर्दनाक दिनों के बाद उनका शव एक बैराज से मिलता है। बहुत ही दुखद। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था, जैसा कि पहली नज़र में कहा जा रहा है, या फिर इस मौत के पीछे कोई गहरा अनकहा सच है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के कह सकते हैं युवा और ऊर्जावान पत्रकार राजीव प्रताप की। उम्र सिर्फ 36 साल हाँ। और हाल ही में उनकी मौत हुई है और ये मामला अब कई सवालों के घेरे में है। आज हम इसी केस की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, मतलब समाचार रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान हैं, उनके आधार पर। हाँ, हमारे सामने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन जानकारी है और परिवार और पुलिस के बयानों का भी जिक्र है। तो इन्हीं के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, घटनाओं का क्रम क्या था, सही। राजीव प्रताप किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, उनके गायब होने वाली रात को असल में क्या हुआ, और सबसे अहम, ये जो दो अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, पुलिस और परिवार, इनके नज़रिए इतने अलग क्यों हैं? बिल्कुल। एक तरफ पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया एक दुर्घटना लगती है और दूसरी तरफ परिवार है जो इसे सीधे सीधे अपहरण और हत्या का मामला मान रहा है और उसका कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं राजीव की पत्रकारिता से। हाँ, और यही विरोधाभास है जो इस मामले को और भी उलझा देता है ना। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इन उपलब्ध स्रोतों को खंगालें, तथ्यों को सामने रखें, दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं उन्हें समझें, और वो सवाल जो अनसुलझे रह गए हैं राजीव प्रताप की मौत के बाद, उन पर गौर करें। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सच कहने की कीमत, इन बड़े मुद्दों की तरफ भी इशारा करता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले राजीव प्रताप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कौन थे वो, क्या करते थे? जैसा कि हमने बताया, राजीव प्रताप लगभग 36 वर्ष के थे। उत्तरकाशी में एक सक्रिय पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। वो सिर्फ खबरें लिखते नहीं थे, उनका एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म था। यूट्यूब चैनल चलाते थे, दिल्ली उत्तराखंड लाइव। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। बताया जा रहा है कि इस चैनल पर वो खास तौर से उत्तराखंड के जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें उठाते थे। सही। और हाल में उनकी 2 रिपोर्ट्स काफी चर्चा में थीं। एक तो जिला अस्पताल की कथित बदहाली पर, हाँ, वो काफी अहम थी। और दूसरा किसी स्कूल में कुछ अनियमितताएं चल रही थीं, शायद उसको भी उजागर किया था उन्होंने। बिल्कुल। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार आप समझ सकते हैं सिस्टम के लिए असहज हो जाते हैं। सही कहा। और उनकी पढ़ाई भी पत्रकारिता में ही थी, दिल्ली के प्रतिष्ठित आईआईएमसी, भारतीय जनसंचार संस्थान से। अच्छा, आईआईएमसी से थे वो? हाँ, 2020-21 बैच में हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया था। और आईआईएमसी तो खैर देश के टॉप संस्थानों में गिना जाता है पत्रकारिता की ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। तो वहां से निकले छात्र अक्सर गंभीरता से ही काम करने का इरादा रखते हैं। और सूत्रों की माने तो राजीव अपनी बेखौफ रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, मतलब आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो एक युवा प्रशिक्षित पत्रकार जो स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहा था और बेखौफ भी था। अब आते हैं उस रात पर जब वो गायब हुए। क्या जानकारी है हमारे पास उस रात के बारे में? 18 सितंबर की रात है ना? हाँ, 18 सितंबर 2025 की रात की घटना है ये। राजीव उत्तरकाशी में ही थे और वो अपने किसी दोस्त की ऑल्टो कार लेकर कहीं निकले थे। रात का समय था और इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चला। क्या किसी से उनका आखिरी बार संपर्क हुआ था? मतलब परिवार ने कुछ बताया इस बारे में? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उनकी पत्नी है मुस्कान। उन्होंने स्रोतों को बताया है कि उनकी राजीव से रात करीब 11 बजे फोन पर बात हुई थी। रात 11 बजे? हाँ, और ये बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि मुस्कान के अनुसार इसी बातचीत में राजीव ने कुछ बेचैनी सी जाहिर की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें कुछ धमकियां मिल रही हैं और वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। 11 बजे पत्नी से बात जिसमें वो धमकियों और बेचैनी का जिक्र करते हैं, ये तो अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? क्या संपर्क बना रहा? नहीं, इसके बाद संपर्क टूट गया। पत्नी ने फिर रात करीब 11:50 पर शायद हालचाल जानने के लिए उन्हें एक मैसेज भेजा था। ओके। लेकिन वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। तो जाहिर है चिंता और बढ़ गई होगी।
50 मिनट का गैप, 11 बजे बात हुई, 11:50 पर मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। इस दौरान का कोई और सुराग है? पुलिस को कुछ पता चला? सीसीटीवी वगैरह? हाँ, पुलिस ने इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया है। पुलिस के अनुसार रात करीब 11:20 पर, यानी पत्नी से बात होने के 20 मिनट बाद, लगभग, हाँ, 11:20 पर राजीव को उत्तरकाशी बस स्टॉप के पास उसी ऑल्टो कार में अकेले बैठे देखा गया था। अकेले? हाँ, पुलिस का कहना है कि फुटेज में वो अकेले दिख रहे हैं। ये फुटेज अहम इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि उस खास वक्त पर वो अकेले थे। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी बन रही है, रात 11 बजे पत्नी से बात, धमकियों का जिक्र, 11:20 पर सीसीटीवी में अकेले कार में, 11:50 पर पत्नी का मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, और फिर वो गायब। अगली सुबह क्या हुआ फिर? जाहिर है, जब राजीव अगली सुबह 19 सितंबर को घर नहीं लौटे तो परिवार, दोस्त सब चिंतित हो गए। उनके दोस्त ने, जिनकी वो कार लेके गए थे, उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ओके, और इसके बाद फिर आधिकारिक तौर पर उनकी तलाश शुरू हुई। और तलाश के दौरान ही वो कार मिली, फौरन ही। हाँ, उसी दिन 19 सितंबर को ही एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को गंगोरी के पास भागीरथी नदी में कार डूबी हुई मिली। नदी में? हाँ, नदी का बहाव काफी तेज था और कार क्षतिग्रस्त हालत में थी। जब रेस्क्यू टीम ने कार को बाहर निकाला तो वो खाली थी, राजीव उसमें नहीं थे। और ये वही कार थी, इसकी पुष्टि हो गई? बिल्कुल, जांच में पुष्टि हुई कि ये वही ऑल्टो कार थी जिसे राजीव 18 सितंबर की रात को लेकर निकले थे। सूत्रों के मुताबिक परिवार भी वहां मौजूद था जब कार की जांच हुई, और अंदर से एक छप्पल भी मिली, जिससे आशंका और बढ़ गई। अब सवाल यह था कि अगर कार नदी में गिरी तो राजीव कहाँ है? कार का नदी में मिलना, वो भी खाली, ये तो किसी भी परिवार के लिए बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद तलाश जारी रही होगी। हाँ बिल्कुल, तलाश का दायरा बढ़ाया गया। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार भागीरथी नदी में, आसपास के इलाकों में राजीव को खोजती रहीं, और ये खोज पूरे 10 दिनों तक चली। 10 दिन? हाँ, 10 दिन। ये 10 दिन परिवार के लिए कैसे बीते होंगे, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हर गुजरता दिन उम्मीद कम करता जाता है और अनहोनी की आशंका बढ़ती जाती है। और फिर 10 दिन बाद, अंत में 10 दिनों के सघन तलाशी अभियान के बाद 28 सितंबर को राजीव प्रताप का शव उत्तरकाशी के ही जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ। जोशियाड़ा बैराज से? हाँ, बैराज जो नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं। अक्सर पानी में बहती हुई चीजें वहां अटक जाती हैं। उनका शव वहीं मिला। 10 दिन का इंतजार और फिर ये दुखद खबर। यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि अब मौत का कारण क्या था, इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आ गए, पुलिस का और परिवार का। बिल्कुल सही कहा, और यहीं पर हमें तथ्यों को बहुत सावधानी से देखना होगा। पुलिस का अपना तर्क है, परिवार के अपने दावे। पहले पुलिस के पक्ष को समझते हैं। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल का आधिकारिक बयान है। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नजर में, यह मामला एक हादसे का लगता है। हादसा? किस तरह का हादसा मान रही है पुलिस? पुलिस की थ्योरी यह है कि राजीव की कार नियंत्रण खोकर सड़क से नीचे खाई में गिरी और फिर सीधे उफनती हुई भागीरथी नदी में जा गिरी। अच्छा। नदी का बहाव तेज था, कार बह गई होगी। उनका मानना है कि ये एक दुखद सड़क दुर्घटना है। क्या पुलिस इसके पक्ष में कोई सबूत दे रही है? मतलब इस दावे का आधार क्या है? पुलिस मुख्य रूप से 2 बातों का जिक्र कर रही है। एक तो वही सीसीटीवी फुटेज जो घटना से कुछ मिनट पहले का बताया जा रहा है, जिसमें वो अकेले दिख रहे थे। हाँ, जिसमें वो अकेले दिख रहे हैं। इससे पुलिस शायद ये कहना चाह रही है कि घटना के वक्त उनके साथ कोई और नहीं था। और दूसरा, पुलिस कह रही है कि मौत के असली कारण की पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस परिवार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है, जो अपहरण और हत्या की बात है? पूरी तरह नहीं। एसपी सरिता डोभाल ने यह भी कहा है कि परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उन एंगल से भी जांच की जा रही है। अच्छा। मतलब पुलिस ने जांच के सभी विकल्प खुले रखे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनका शुरुआती आकलन इसे दुर्घटना मानने का है। ठीक है, ये तो हुआ पुलिस का पक्ष। प्रथम दृष्टया हादसा, अकेले होने का सीसीटीवी सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार और परिवार के आरोपों की भी जांच का आश्वासन। अब आते हैं परिवार के पक्ष पर, जो इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। परिवार इस हादसे वाली थ्योरी को सिरे से नकार रहा है। उनका मानना है कि हादसा है ही नहीं। तो क्या कह रहा है परिवार? उनका मानना है कि राजीव का पहले अपहरण किया गया और फिर संभवतः उनकी हत्या करके इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत बहुत गंभीर आरोप है। और इस इतने गंभीर आरोप का आधार क्या बता रहा है परिवार? क्यों लग रहा है उन्हें ऐसा? परिवार इसका सीधा कनेक्शन राजीव की पत्रकारिता से जोड़ रहा है। उनका कहना है कि राजीव अपनी बेखौफ रिपोर्टिंग की वजह से कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे थे।
खासतौर पर वो जो 16 सितंबर को उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था। गायब होने से ठीक 2 दिन पहले। हाँ बिल्कुल, 16 सितंबर को उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की बदहाली पर जो वीडियो उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर पोस्ट किया था, उसके बाद उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। 2 दिन पहले का वीडियो और फिर धमकियां, ये तो सीधा फीधा एक संभावित मोटिव की तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल। क्या परिवार ने इन धमकियों के बारे में पहले बताया था? मतलब क्या ये बात पहले सामने आई थी? हाँ, परिवार का दावा है कि राजीव ने खुद उन्हें इन धमकियों के बारे में बताया था और उनकी पत्नी मुस्कान ने भी वो जो 11 बजे वाली आखिरी बातचीत का जिक्र किया, उसमें राजीव की बेचैनी की बात कही है। परिवार का आरोप है कि उन पर वो वीडियो हटाने का भारी दबाव था। और क्या परिवार ने इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी पहले? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव के गायब होने के 2 दिन बाद यानी 20 सितंबर को, जब उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और कार मिल चुकी थी, उनके चाचा कृपाल सिंह, उन्होंने पुलिस में एक तहरीर दी थी। शव मिलने से पहले? हाँ, शव मिलने से काफी पहले 20 सितंबर को। और ये तहरीर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 140(3) के तहत दर्ज की गई थी। BNS की धारा 140(3), इसका क्या मतलब है? ये किस अपराध से जुड़ी है? ये धारा अपहरण यानी किडनैपिंग से संबंधित है, खास तौर पर ऐसे अपहरण से जिसका मकसद किसी व्यक्ति को गलत तरीके से और गुपचुप तरीके से कैद करके रखना हो। अच्छा, किडनैपिंग इन ऑर्डर टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि परिवार शुरू से ही शव मिलने से पहले ही इसे सिर्फ गुमशुदगी नहीं मान रहा था, वो इसे अपहरण का मामला मान रहे थे और उन्हें किसी अनहोनी का शक था। परिवार के पास इस हादसे वाली थ्योरी को नकारने के और क्या तर्क हैं? वो CCTV फुटेज जिसमें वो अकेले दिख रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है? देखिए, परिवार के कई सवाल हैं। पहला तर्क तो ये कि जिस जगह कार मिली है, गंगोरी के पास, उस तरफ रात के उस वक्त जाने का राजीव के पास कोई ज्ञात कारण नहीं था। वो उधर क्यों जाएंगे? ये सवाल तो है। दूसरा, उनका कहना है कि सड़क की स्थिति या बाकी हालात को देखते हुए ये यकीन करना मुश्किल है कि कार यूं ही बेकाबू होकर नदी में जा गिरी होगी। और जैसा आपने कहा, पत्नी मुस्कान ने तो शव मिलने से पहले ही मीडिया में कहा था कि उन्हें पूरा शक है कि राजीव को अगवा किया गया है और उनके साथ कुछ गलत कर दिया गया है। और वो अकेले दिखने वाले फुटेज पर? उस पर शायद उनका तर्क ये हो सकता है कि अपहरण बाद में हुआ हो या फुटेज पूरी कहानी ना बता रहा हो। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते कि परिवार फुटेज को कैसे देख रहा है, लेकिन उनका मुख्य जोर मोटिव और परिस्थितियों पर है। ये जो धमकियों वाली बात है, इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं। किस तरह की धमकियां थीं? क्या ये पता है कि कौन दे रहा था? स्रोतों में जो आरोप सामने आए हैं उनके अनुसार 16 सितंबर को जब राजीव ने वो वीडियो पोस्ट किया उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की ये बदहाली शीर्षक से, उसके बाद उन्हें फोन कॉल्स पर धमकियां मिलनी शुरू हुई। और आरोप ये है कि धमकाने वालों ने साफ साफ कहा था कि अगर ये वीडियो नहीं हटाया तो जान से मार दिया जाएगा। इतनी सीधी धमकी? उस वीडियो में ऐसा क्या था? मतलब क्या किसी का नाम लिया था या सिर्फ व्यवस्था पर सवाल थे? वीडियो मुख्य रूप से उत्तरकाशी के सरकारी जिला अस्पताल में जो समस्याएं थीं, जो बदहाली थी, उस पर केंद्रित था। जैसे डॉक्टरों की कमी, सुविधाओं का अभाव, मरीजों की परेशानी, इस तरह की बातें। अच्छा, ये सीधे सीधे स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि स्रोतों में साफ नहीं है कि वीडियो में किसी व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाया गया था या नहीं, लेकिन कई बार व्यवस्था पर सवाल उठाना भी ताकतवर लोगों को नागवार गुजर जाता है। जाहिर है। और एक पत्रकार का इस तरह गायब होना, फिर मौत की खबर, ऊपर से धमकियों के आरोप, इसने पूरे पत्रकार समुदाय को जरूर चिंतित किया होगा। कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी पत्रकार संगठनों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर भी काफी रोष देखने को मिला। कई पत्रकारों ने, नागरिकों ने आवाज उठाई है। प्रशासन की भूमिका पर, जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मांग हो रही है कि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई? मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? हाँ, जब मामले ने तूल पकड़ा का सरकार ने भी संज्ञान लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और राज्य के DIPR यानी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से 28 सितंबर को, जिस दिन शव मिला, उसी दिन एक आधिकारिक पोस्ट जारी किया गया। उसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने राजीव प्रताप की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए DGP पुलिस महानिदेशक को घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। तो जांच के निर्देश तो मतलब उच्चतम स्तर से दे दिए गए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जांच निष्पक्ष होगी। लेकिन
जब तक जांच पूरी नहीं होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, सारे तथ्य सामने नहीं आते, कई बड़े सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। है ना? निश्चित रूप से। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राजीव प्रताप की मौत का असली कारण क्या है। क्या ये वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा था, जैसा पुलिस का शुरुआती आकलन है, या फिर इसमें कोई आपराधिक षड्यंत्र है? और अगर ये हादसा नहीं था, तो दूसरा सवाल उठता है कि क्या राजीव पर पहले हमला हुआ और फिर सबूत मिटाने के लिए इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि परिवार लगातार अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहा है और उनके पास इसका एक कथित मोटिव भी है, वो धमकियां। बिल्कुल। तीसरा अहम सवाल उन मुद्दों से जुड़ा है जिन्हें राजीव उठा रहे थे। अगर ये आरोप सही हैं कि जिला अस्पताल की बदहाली दिखाने के बाद उन्हें धमकियां मिली, तो क्या उन समस्याओं पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों या लोगों की जवाबदेही तय करने की कोई कोशिश हुई जिनके खिलाफ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पत्रकार कोई मुद्दा उठाते हैं तो असल मुद्दे को हल करने के बजाय आवाज उठाने वाले को ही निशाना बना लिया जाता है। और शायद सबसे बुनियादी और परेशान करने वाला सवाल, क्या अपने क्षेत्र में अपने लोगों से जुड़े मुद्दों पर सच लिखना या दिखाना इतना खतरनाक हो गया है? क्या एक पत्रकार को सच सामने लाने की कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी? ये सवाल सिर्फ राजीव प्रताप के मामले तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे पत्रकारिता जगत और समाज के लिए चिंता का विषय है। ये सवाल बहुत गंभीर है और इनका जवाब मिलना न सिर्फ राजीव प्रताप के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, बल्कि ये भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता के माहौल को भी सीधे सीधे प्रभावित करेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो हमारे सामने उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप की ये रहस्यमयी मौत का मामला है। एक तरफ पुलिस है जो इसे प्रथम दृष्टया हादसा मान रही है, उनके पास शुरुआती सबूत के तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ परिवार है जो इसे सिरे से खारिज कर रहा है। वो इसे राजीव की बेखौफ रिपोर्टिंग, खासकर उस जिला अस्पताल वाले वीडियो के बाद मिली धमकियों से जोड़कर देख रहे हैं और इसे अपहरण और हत्या का मामला बता रहे हैं। हाँ, हमने घटनाओं के पूरे क्रम को देखा। 18 सितंबर की रात राजीव का दोस्त की कार लेकर निकलना, पत्नी से आखिरी बातचीत में बेचैनी का जिक्र, फिर गायब हो जाना। 19 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट, उसी दिन नदी में वो क्षतिग्रस्त कार का मिलना, और फिर 10 दिन की लंबी तलाश। हाँ, और फिर 10 दिन बाद 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से शव का बरामद होना। हमने ये भी नोट किया कि परिवार ने शव मिलने से पहले ही अपहरण की एफआईआर दर्ज करा दी थी, बीएनएस धारा 140(3) के तहत। ये मामला हमें उन जोखिमों की याद दिलाता है जिनका सामना पत्रकारों को अक्सर करना पड़ता है, खासकर छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, जहां वो स्थानीय स्तर पर ताकतवर लोगों या व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को उजागर करते हैं। उनकी सुरक्षा वाकई एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस मामले में एक संपूर्ण, निष्पक्ष और तेज जांच की जरूरत और भी बढ़ जाती है। हर पहलू को खंगालना होगा, हर दावे की पुष्टि करनी होगी, चाहे वो पुलिस का हो या परिवार का। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन हिस्ट्री और गहरी फॉरेंसिक जांच, ये सब सच्चाई तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी। हो सकता है मौत का तात्कालिक कारण स्पष्ट हो भी जाए कि मौत डूबने से हुई या चोट लगने से, लेकिन एक सवाल शायद फिर भी समाज और व्यवस्था के सामने खड़ा रहेगा। कौन सा सवाल? सवाल ये कि अगर ये साबित होता है कि राजीव को उनकी पत्रकारिता के लिए वाकई धमकियां मिल रही थीं, जैसा कि परिवार इतने जोर देकर कह रहा है, तो उन धमकियों के लिए किसकी जवाबदेही तय होगी? भले ही अंतिम निष्कर्ष में मौत का कारण कुछ भी निकले, क्या सच कहने की कोशिश करने वाले को धमकाने का अपराध यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ये एक बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक लोकतांत्रिक समाज में सच कहने की कीमत क्या होनी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें? इस घटना ने इन सवालों को एक बार फिर हमारे सामने ला खड़ा किया है और इनका जवाब ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है।